खरवाटिक जो थे वो किस में बटे होते थे? संग्रहण में बटे होते थे और संग्रहण ग्राम में बटे होते थे। अगर बात करें कि इस समय की यानी कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन सी थी, सबसे छोटी इकाई की बात की जाए तो सबसे छोटी जो इकाई थी वो हुआ करती थी ग्राम। कौन सी हुआ करती थी? ग्राम इस समय की सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी। बात करते हैं कि सबसे बड़ी इकाई कौन थी, तो प्रांत जो है इस समय की सबसे बड़ी इकाई हुआ करते थे। अब बात करते हैं बिंदुसार की, जो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। तो बिंदुसार क्या था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ये 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। इसके समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। ध्यान रखोगे, इसके समय में तक्षशिला में क्या हुआ? विद्रोह हुआ। यूनानी राजदूत था एक व्यक्ति जिसका नाम था यूनानी राजदूत डाइमेकस, और डाइमेकस बिंदुसार के दरबार में भारत आया था। जो बिंदुसार था वो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। कौन था? बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इस समय अशोक उज्जैन का राज्यपाल था, यानी जिस समय बिंदुसार का शासन चल रहा था उस समय अशोक जो है कहाँ का शासनकाल था? राज्यपाल था। अशोक था इस समय उज्जैन का राज्यपाल। ठीक, कहाँ का? उज्जैन का। अब बात करते हैं अब तक के सबसे महान सम्राट की, सम्राट अशोक की। देखो, सम्राट अशोक की बात की जाए तो अशोक इस समय का सबसे महान शासक था। ठीक है, अशोक क्या था? इस समय का सबसे महान शासक था। पुराणों में अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। क्या मिलता है? अशोक का नाम अशोक वर्धन मिलता है। इसके अभिलेखों में इसका नाम प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय मिलता है। क्या मिलता है? अशोक का जो अभिलेखों में नाम मिलता है वो प्रियदर्शी और देवानाम प्रिय मिलता है। देखो, इसने जो है एक नगर की स्थापना करी थी जिसको हम सब लोग जानते हैं श्रीनगर के नाम से। किसके नाम से? श्रीनगर के नाम से। इसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना की बात की जाए तो इसके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है कलिंग का युद्ध। कौन सी बेटा? कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। बात करते हैं कलिंग की ही जो सबसे महत्वपूर्ण घटना है किसके शासनकाल की? अशोक के शासनकाल की। देखो, कलिंग विजय के वर्णन की बात करें तो इसका वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है। ठीक है, इसका कौन से में प्राप्त होता है? 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है। समय की बात करें तो समय है 261 ईसा पूर्व का। इसके बाद जैसे ही कलिंग युद्ध हुआ उसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था। कलिंग ने के बाद युद्ध के बाद क्या हुआ? अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था और इससे पहले ये शंकर जी का भक्त हुआ करता था। यानी सम्राट अशोक जो थे वो पहले इससे क्या थे? शंकर जी के भक्त हुआ करते थे। आगे बढ़ते हैं। देखो, इनके एक पुत्र थे, एक पुत्री थी। पुत्र का नाम महेंद्र था, पुत्री का नाम संघमित्रा था। और अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में काफी ज्यादा योगदान दिया और उसी के कारण इन्होंने क्या करा? अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेज दिया। कहाँ भेजा? श्रीलंका भेजा। और किस लिए भेजा? बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भेजा था। इस धर्म को क्या कहा गया है? धर्म कहा गया है। धर्म को क्या कहा गया है? धर्म को क्या कहा गया है? धम्म शब्द का इस्तेमाल किया गया है। अगर बात करें अशोक की अधिकतम जानकारी के लिए तो अशोक की जो अधिकतम जानकारी है वो उसके शिलालेखों से प्राप्त होती है। किससे प्राप्त होती है? शिलालेखों से प्राप्त होती है जो अधिकतर ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। इसके शिलालेखों को पढ़ने का सबसे पहला काम जॉर्ज प्रिंसेप ने किया। जेम्स प्रिंसेप ने जो है इसके शिलालेखों का उच्चारण सर्वप्रथम किया था। आगे बात करते हैं। देखो, इसके 3 प्रकार के लेख मिलते हैं। सबसे पहले लेख होते क्या थे? तो लेख जो है वो राज्यादेश होते थे, यानी सरकार के द्वारा जो आदेश दिए जाते थे, राजा के द्वारा जो राज्य के लोगों के लिए, जनता के लिए आदेश दिए जाते थे, वही क्या होते थे? लेख होते थे। इसके लेखों को 3 प्रकार में बांटा गया है। पहला है शिलालेख, दूसरे हैं स्तंभ लेख और तीसरे हैं गुहा लेख। ठीक है, संख्या की बात, शिलालेखों की बात करें तो शिलालेखों को 2 भागों में बांटा गया है, बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख। स्तंभ लेखों को भी 2 भागों में बांटा गया है, दीर्घ स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। गुहा लेखों की संख्या 3 है, इन्हें बांटा किसी क्षेत्र में नहीं है। बात करते हैं बृहद शिलालेखों की तो इनकी संख्या 14 बताई गई है। लघु शिलालेखों की बात करें इनकी संख्या 13 है।
दीर्घ स्तंभ लेख की बात करें तो इनकी संख्या 7 है और लघु स्तंभ लेख की संख्या 6 है। आगे बढ़ते हैं। देखो अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में लिखे हैं। कौन सी लिपि में? अशोक के अधिकांश लेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। ठीक है, एक अभिलेख है मानसेहरा अभिलेख। कौन सा अभिलेख? मानसेहरा अभिलेख। और दूसरा अभिलेख है सहवाजगढ़ी अभिलेख। कौन सा? एक मानसेहरा और सहवाजगढ़ी अभिलेख जो हैं वो खरोष्टी भाषा में लिखे हुए मिलते हैं। ठीक है, ध्यान रखोगे मानसेहरा अभिलेख और सहवाजगढ़ी अभिलेख जो हैं वो किस भाषा में लिखे मिले? खरोष्टी लिपि में लिखे हुए मिले। एक अभिलेख इनसे कांधार से प्राप्त होता है जिसको हम सब लोग कांधार अभिलेख के नाम से भी जानते हैं। ये ग्रीक और अरामेइक भाषा में लिखे। कौन कौन सी भाषा में? ग्रीक और अरामेइक भाषा में लिखे गए हैं। आगे बात करते हैं अशोक के स्तंभ लेख होगी या लघु स्तंभ लेख होगी। तो इलाहाबाद से अशोक का एक लघु स्तंभ लेख प्राप्त होता है जिसको रानी का लेख भी कहा जाता है। ठीक है, अशोक की जो पत्नी का नाम था वो कारुबाकी था और इन्हीं का लेख मिलता है। इसी कारण इसको इलाहाबाद लेख को हम लोग क्या बोलते हैं? रानी का लेख बोला जाता है। इसमें दो लोगों के और लेख लिखे हुए मिलते हैं। एक मिलता है समुद्रगुप्त का और एक मिलता है जहांगीर का। तो ध्यान रखेंगे जो रानी का लेख है इसमें समुद्रगुप्त और जहांगीर दोनों लोगों के लेख लिखे हुए प्राप्त होते हैं। इस समय की बात की जाए तो इस समय का जो राष्ट्रीय चिन्ह था, राजकीय चिन्ह था, वो मयूर था। क्या था? राजकीय चिन्ह इस समय का मयूर हुआ करता था। आगे बात करते हैं। देखो एक अभिलेख है भाब्रू अभिलेख। ठीक है, कौन सा अभिलेख? भाब्रू अभिलेख। और भाब्रू अभिलेख को अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख माना गया है। ठीक है, भाब्रू अभिलेख को क्या माना गया है? अशोक का सबसे लंबा स्तंभ लेख माना गया है। बात करते हैं बृहद शिलालेखों की। तो इसमें 13वां शिलालेख सबसे बड़ा माना गया। 13वां शिलालेख क्या माना गया है? सबसे बड़ा माना गया है। गुप्तचर व्यवस्था की बात करते हैं तो बिल्कुल हर राज्य एक व्यवस्था पर टिका होता है, वो होता है गुप्तचर व्यवस्था। चाहे वर्तमान समय की बात की जाए या प्राचीन समय की बात की जाए, गुप्तचर व्यवस्था अधिकतर हर समय में विद्यमान रही। वो इसलिए क्योंकि गुप्तचरों के बिना देश को चलाना बड़ा मुश्किल काम होता है। दूसरे की रणनीति अगर हमें पता होगी तो हम क्या कर सकते हैं? उस पर वार बहुत आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो गुप्तचर व्यवस्था की बात किया तो गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था और ये दो प्रकार के होते थे, एक स्थायी और एक अस्थायी। जो स्थायी गूढ़ पुरुष होते थे उनको संस्था कहा जाता था और जो अस्थायी गूढ़ पुरुष होते थे उनको संचार कहा जाता था। एक को क्या कहा जाता था? संस्था कहा जाता था और एक को संचार कहा जाता था। आगे बढ़ते हैं। देखो खेती की जो कर की दर थी खेती पर वो थी 1/6। खेती पर कर की दर कितनी थी? 1/6 होती थी। और जो कर नगद रूप में लिया जाता था उसको हिरण्य कहा जाता। क्या कहा जाता था? हिरण्य कहा जाता था। राजकीय जो भूमि होती थी उसको सीता भूमि कहा जाता था। जो ब्याज लिया जाता था उसको रुपिका कहा जाता था। ब्याज को क्या कहा जाता था? रुपिका कहा जाता था। न्याय व्यवस्था का जो प्रधान होता था वो राजा होता था। बगीचों की जो प्राप्त आय की बात करें तो बगीचों की प्राप्त आय को सेतु कहा जाता है। यानी बगीचों से, बागों से, खलिहानों से जो आय मिलती थी उसको क्या कहा जाता था? उसको कहा जाता था सेतु। अब बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। तो अर्थव्यवस्था मिश्रित प्रकार की थी जिसको क्या कहा जाता था? जिसको वार्ता कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वार्ता कहा जाता था। मिश्रण की बात करते हैं कि कौन कौन से मिश्रित थी। तो इस समय खेती भी होती थी, इस समय खेती भी होती थी, पशुपालन भी होता था और व्यापार भी होता था। ठीक है, इस समय खेती भी होती थी, पशुपालन भी होता था और व्यापार भी होता था। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कृषि की। तो कृषि 3 प्रकार की होती थी। ठीक है, सबसे पहली होती थी एक हेमंत प्रकार की, ग्रीष्मिक प्रकार की और केदार प्रकार की। जैसे आज के समय में होती है रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। इसी प्रकार के खेती जो है 3 प्रकार की थी। एक जो है रबी हेमंत प्रकार की, ग्रीष्मिक प्रकार की और केदार प्रकार की। 3 खेतियों का जिक्र जो है मौर्य काल में अशोक के समय में प्राप्त होता है। इसके बाद बात करते हैं सिक्कों का प्रचलन था या नहीं था। तो बिल्कुल सिक्कों का प्रचलन था। ठीक है, यानी सिक्के जो है इस समय लगातार बनने शुरू हो गए थे, इनका प्रचलन शुरू हो गया था सिक्कों का। अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र में 2 प्रकार के सिक्के बताए गए हैं कि भैया इस समय 2 धातुओं के, एक चांदी के और एक तांबे के सिक्के चला करते थे।
चांदी के 4 प्रकार के और तांबे के भी 4 प्रकार के सिक्के हुआ करते। प्रकार का मतलब जैसे 1 रुपया, 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, इस तरीके से सिक्के हुआ करते थे। ऐसी बात करते हैं, आहत सिक्के इस समय से बहुतायत मात्रा में मिलते हैं। जो आहत सिक्के होते हैं, प्राचीन सिक्के होते हैं, वो जो है बहुतायत मार्क में मिलते हैं, यानी बिना ठप्पे के, बिना छपाई हुपाई डेट वाले जो सिक्के थे उनको आहत सिक्के कहा जाता था। और इन सिक्कों की जो मात्रा है वो मौर्य काल में पूर्ण रूप से प्राप्त होती है। इसके बाद बात करते हैं अशोक के उत्तराधिकारियों की। तो अशोक के उत्तराधिकारी थे, उनमें सबसे पहले जो उत्तराधिकारी बने वो कुणाल बने, उसके बाद बंधुपालित बने, इंद्रपालित बने, दशौन बने, दशरथ बने, संपत्ति बने, शालीशुक बने, देववर्धन बने, शतधनुष बने, बृहद्रथ बने। और बृहद्रथ जो था वो इस वंश का अंतिम शासक था। और ये वंशावली जो मिलती है ये पुराणों के अनुसार हमको प्राप्त होती है।